बीए पार्ट थर्ड की आज की स्पेशल क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पेपर फर्स्ट की ये कक्षा हम पढ़ रहे हैं निरंतर, और आज इस कक्षा को मैं पेपर फर्स्ट की इस कक्षा को आज के इस लेक्चर से हम समाप्त करेंगे, क्योंकि अभी हमें पेपर सेकंड की कुछ बातें, एग्ज़ाम्स की डेट्स आपकी आ चुकी हैं और एग्ज़ाम्स का जो पैटर्न है वो आपका जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो कोरोना के कारण पैटर्न है उसमें चेंज किया गया है। आपको 1.5 घंटे के प्रश्न पत्र करने हैं। दोनों प्रश्न पत्र एक साथ होंगे, एक ही दिन होंगे, और आपको पेपर फर्स्ट के लिए 1.5 घंटा दिया जाएगा, पेपर सेकंड के लिए भी 1.5 आवर्स आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा आपके जो प्रश्न आएंगे उनमें जो आपका पिछला पैटर्न था जिसमें आपके 4-4 नंबर के प्रश्न आते थे और 20-20 अंकों के आते थे, तो लगभग बड़े प्रश्न ही आपके आएंगे। कुछ आपके इस तरीके से आएंगे, जैसे जो 4 मार्क्स के हैं उनके आंसर आपको थोड़े छोटे लिखने हैं, जो आपके 20 मार्क्स के हैं उनके आंसर्स आपको बड़े लिखने हैं। तो इस तरीके से प्रश्न आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की आने की संभावना कम है, क्योंकि इस तरीके का कोई भी जो यूनिवर्सिटी ने कोई भी वक्तव्य इस बारे में नहीं दिया है। तो इस तरीके को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी जो तैयारी है उसको जारी रखना है। और आप एक बात और क्लियर कर दूं मैं आपको कि जो आपके ड्यू पेपर्स हैं, जो कि पिछले के ड्यू हैं, सेकेंड ईयर का है या फर्स्ट ईयर का है, तो उसके एग्जाम्स भी आपके शीघ्र ही होंगे। अभी शायद जो आपके प्रवेश पत्र हैं उनमें वो शो नहीं हो रहे हैं, लेकिन इस मंथ के लास्ट में या शुरू में वो पेपर्स भी आपके होंगे। यानी जो आपके सेकेंड ईयर में ड्यू पेपर रह गए थे, जो आप किसी कारण पास नहीं कर पाए थे या फर्स्ट ईयर में, तो उनके पेपर भी आपके होंगे। ये आप उनकी तैयारी भी आपको जारी रखनी है। समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि कुछ स्टूडेंट्स के जो पेपर हैं वो परमिशन लेटर में शो नहीं हो रहे हैं। तो इसका जो रीज़न है वो ये है कि वो जो पेपर शो नहीं हो रहे हैं वो सेकेंड ईयर के ड्यू पेपर हैं या फर्स्ट ईयर के ड्यू पेपर हैं, जिनकी एग्ज़ाम्स की डेट अभी नहीं आई है, इसलिए वो पेपर वहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं। जब इन एग्ज़ाम्स की डेट आ जाएगी तो आपको वापस से अपना परमिशन लेटर निकालना होगा और तब वो पेपर्स वहाँ पे शो हो सकेंगे। तो ये तो आपकी कुछ सामान्य समस्याएं थी जिनका मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है। अब हम थोड़ा अपने प्रश्न पत्र की तरफ आते हैं, क्योंकि आज हम इस पेपर को बाइंड अप करना चाहते हैं और कल से हम अपना जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रश्न पत्र है उसको हम कुछ सीमित वीडियोस में उसको हम कवर करेंगे, और कुछ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में कुछ हम पीडीएफ नोट्स के को अपनाते हुए उस पेपर को इस तरीके से करेंगे कि आप उस पेपर को हल कर सकें, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम रह गया है। आज मैं आपको जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स ने डिमांड की है एक्विनास, लास्की और मैकियावेली के बारे में, तो वो हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए थे तो वो हम कवर कर लेते हैं। कुछ गर्ल्स ने आज कॉलेज में आकर इन टॉपिक्स के लिए कहा, और एक जो व्हाट्सएप पे डिमांड आई है और जो हमारे यूट्यूब चैनल है उस पर भी डिमांड आई है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कुछ लेक्चर जो हैं वो चाहे 1-2 लेक्चर वो भी हम कवर करें। तो सबसे पहले मैं एक्विनास, मैकियावेली और लास्की के बारे में आपसे बात करती हूँ। देखिए, एक्विनास की यदि हम बात करें तो एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु हम कहते हैं, और मध्य युग का अरस्तु इसलिए कहते हैं क्योंकि प्लेटो और अरस्तु ये प्राचीन युग के थे यूनान के, और एक्विनास जो है उनके बाद बहुत समय बाद आए, तो वो मध्य युग, और अभी जो चल रहे हैं वो हम आधुनिक युग यानी कि 20वीं शताब्दी के और 19वीं शताब्दी के जो विचारक हैं उनको हम आधुनिक युग की श्रेणी में लेते हैं, जो 15वीं शताब्दी के बाद मैकियावेली से हम उसकी थोड़ी स्टार्टिंग मानते हैं। तो बीच में एक अंधकार का युग आया राजनीतिक चिंतन में, और उस पर ईसाई धर्म का बोलबाला रहा पूरे उस युग में, तो उसको मध्य युग में वो समय था, और उसको हम राजनीति विज्ञान की दृष्टि से अंधकार का युग भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंतर्गत जो राजनीति विज्ञान है उस पर धर्म, क्रिश्चियन धर्म जो है वो हावी था, और
धर्म हावी होने के कारण बहुत सारे अंधविश्वास और बहुत सारी चीज़ें जो है वो राजनीतिक चिंतन में समावित हो गई थी। तो उस युग के अंदर एक्विनास एकमात्र ऐसे विचारक के रूप में उभर कर आए जिन्होंने थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच रखा, धर्म को भी अपने साथ रखा, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी कही वो जो विवेक सम्मत थी और सार्थक थी। और अरस्तु जो कि पूरी परंपरा में कहीं तिरोहित हो गए थे, छुप गए थे, उनको फिर से उन्होंने पुनर्जीवित किया, क्योंकि एक लंबा अरसा है अरस्तु और एक्विनास के बीच में, एक बहुत बड़े समय का डिफरेंस है। तो अरस्तु की बातें सब लोग भूल गए थे, ना प्लेटो को कोई जानता था, ना सुकरात। तो वो सब चीज़ें एक ऐसा युग था जिसके अंदर कोई भी इन सबको नहीं जान रहा था। तो एक्विनास ने वो सब बातें फॉलो करने की कोशिश की जो कि अरस्तु ने प्राचीन समय में यूनान में कही थी। अब जो मेन बात राज्य के संदर्भ में है, कानूनों के संदर्भ में है, उन सब बातों में एक्विनास ने अरस्तु को थोड़ा थोड़ा फॉलो किया। पूरा तो वो नहीं कर पाए क्योंकि उन पर भी मध्य युग का प्रभाव था, वो भी धर्म से प्रभावित थे। तो वहाँ पर भी उन्होंने जैसे अगर राजा और क्योंकि वहाँ पे मध्य युग के अंदर ही माना जाता था कि जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, या जो उसके अंदर ये माना जाता था कि जो पोप है वो राजा से भी उत्कृष्ट होता है, जो धर्मगुरु होता है वो राजा से भी श्रेष्ठ होता है। लेकिन जो एक्विनास हैं वो इस तरीके की चीज़ों में थोड़ा सा लिबरल बनाते हैं। और जैसे कि उन्होंने कानूनों के अंदर भी ये कहा है कि कुछ शाश्वत कानून, मानवीय कानून, दैवीय कानून, इस तरीके से कानूनों का डिवीज़न किया। अरस्तु का एक्विनास का कानूनों का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे वो एक कॉम्बिनेशन करते हैं अरस्तु और मध्य की बातों का। तो अरस्तु का प्रभाव उन पे ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो मध्य के अरस्तु कहे जाते हैं। और बाकी जो डिटेल है वो आप बुक्स में आप देखिएगा कि उनके कौन कौन से थॉट्स हैं जो अरस्तु से प्रेरित हैं और कौन कौन से थॉट्स हैं जो कि मध्य के जो विचारक हैं उनसे प्रभावित हैं। और एक्विनास के अंदर जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप छोटे रूप में कर सकते हैं, 4 मार्क्स 4 नंबर का, या कोई टिप्पणी उस पर आ सकती है, वो है एक्विनास के जो है कानून संबंधी विचार जो है इम्पॉर्टेंट। जैसा मैंने आपको बताया कि उन्होंने कानूनों को 4 भागों में डिवाइड किया है, शाश्वत कानून, दैवीय कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून। तो इस तरीके से उन्होंने उसको डिवाइड किया है। एक्विनास पे मेरा एक वीडियो बना हुआ है जो कि यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी बहुत पहले मैंने डाला था, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के और वहाँ पे आपको जो BA पार्ट 3 के 35 वीडियोस का एक मिलेगा, वहाँ पे आप जा कर के एक्विनास को सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ से आप ये टॉपिक लें। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ लास्की की। लास्ट में हम मैकियावेली की बात करेंगे। लास्की 20वीं शताब्दी के विचारक हैं, यानी जो सबसे लेटेस्ट विचारक हैं कालक्रम की दृष्टि से, तो वो हमारे लगे हुए हैं लास्की। वो सबसे अंत में हम उनको पढ़ते हैं। और आधुनिक युग में आप देखिए बाकी सब 19वीं शताब्दी के, 18वीं शताब्दी के हैं, लेकिन जो लास्की हैं वो 20वीं शताब्दी के। लास्की के चिंतन की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि उन्होंने बहुलवाद के बारे में बताया। बहुलवाद यानी कि ये कहा कि सत्ता संघात्मक होती है, इसलिए राज्य को भी संघात्मक होना चाहिए। या दूसरा उनका स्टेटमेंट है कि राज्य समुदायों का समुदाय है। ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट ये है कि जो सर्वशक्तिमान सत्ता है वो किसी एक जगह नहीं होती। जो एकल संप्रभुता के समर्थक हैं वो ये मानते हैं कि ये सर्वसत्तामान जो शक्ति है वो केवल राज्य में रहती है। लेकिन लास्की ये मानते हैं कि नहीं, वो राज्य में नहीं रहती, वो अन्य जो दूसरे समुदाय हैं वो भी सत्ता का उपभोग करते हैं, उनमें भी वो जो सर्वशक्तिमान सत्ता है वो रहती है। इसलिए लास्की कहते हैं कि राज्य क्या है, विभिन्न जो समुदाय हैं उनका एक उच्चतर समुदाय है, वो है राज्य। राज्य समुदायों का समुदाय है, ये बात जो है लास्की कहते हैं। और साथ में चूंकि सत्ता संघात्मक होती है इसलिए राज्य को भी संघात्मक होना चाहिए। इस तरीके के की बातें आपको लास्की के चिंतन में मिलेंगी। तो लास्की का बहुलवाद ये मानता है कि संप्रभुता को लेकर 2 अवधारणाएं हैं। एकल संप्रभुता का सिद्धांत जो ऑस्टिन का है, और बहुलवादी संप्रभुता का सिद्धांत
जिसके कई विचारक समर्थक हैं, उनमें लास्की भी एक समर्थक है, जो ये मानते हैं कि सत्ता किसी एक जगह नहीं होती, एक राज्य में नहीं होती, वो अन्य जो समुदाय हैं वो भी सत्ता के भागीदार होते हैं। अन्य समुदायों में जैसे हम रोजमर्रा के जीवन में जो जिन समुदायों के बारे में देखते हैं उनमें भी जो है संप्रभुता की सत्ता होती है। तो लास्की का ये वाला टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, आप इसको तैयार कर सकते हैं। वैसे आपको मैं बता दूं, आपको जो पूरा प्रश्न पत्र है यानी 100 नंबर का जो प्रश्न पत्र है उसमें से केवल 50 नंबर का प्रश्न पत्र आपको सॉल्व करना है, यानी कि उसका पेपर का जो 50 मार्क्स का जो पेपर है वो आपको सॉल्व करना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न है आपके 100 मार्क्स के हैं, कोई प्रश्न 20 नंबर का है, फिर 20 नंबर का है, तो आप 2 प्रश्न वो करें, और अगर तीसरा प्रश्न भी 20 नंबर का आ रहा है तो आप उसको आधा करें, तो वो 10 मार्क्स का उसमें ऐड हो जाएगा। या फिर आप कोई 4-4 नंबर के प्रश्न लेकर के या 10 नंबर का कोई प्रश्न है तो इस तरीके से उसको अटेंड करें। तो इसलिए इसकी अवधि भी 1.5 घंटा रखी गई है। अब यहाँ पे लास्की को आप बहुलवाद आप उसका तैयार कर लीजिए। एक्विनास का जो मैंने कानून संबंधी विचार है, क्योंकि ये जो छोटे प्रश्न हैं, छोटे प्रश्नों के रूप में आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, और ये बिल्कुल सीधे और सटीक उत्तर हैं इनके, इनमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मैकियावली की यदि हम बात करें तो मैकियावली पर भी अपन इसके अंतर्गत मैकियावली को द प्रिंस के अंदर मैकियावली ने राजा को कुछ निर्देश दिए हैं, वो आपको देखने हैं। वैसे मैकियावली एक अपने आप में अलग टॉपिक है, उसकी बात अलग होनी चाहिए, लेकिन समय कम है, और हो सकता है मेरा कोई मैकियावली पर पहले भी मैं कई वीडियोस में चर्चा कर चुकी हूँ। तो मैकियावली पर धर्मनिरपेक्ष और राजनीति को नैतिकता से अलग करने के लिए मैकियावली ने कार्य किया। इटली के थे ये, और एक बहुत बड़े देशभक्त थे। तो मैकियावली को आधुनिक युग का आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं, और वो इसलिए कहते हैं कि मैकियावली ने राष्ट्रीय राज्यों की बात की, क्योंकि अरस्तू ने छोटे राज्यों की बात की थी, नगर राज्यों की, जबकि मैकियावली ने राष्ट्रीय राज्यों की बात की। मैकियावली ने राजनीति को नैतिकता से बिल्कुल अलग कर दिया, अरस्तू ने इसकी शुरुआत की थी। यदि आप अरस्तू के क्रांति संबंधी विचारों को देखें तो वहां आपको पता लगेगा कि अरस्तू ने उन विचारों में राजनीति को नैतिकता से अलग किया। अब यहाँ पे मैकियावली उसको टोटलिटी में अलग करते हैं, एक धर्मनिरपेक्ष राजनीति का चित्र खींचते हैं, और भी बहुत कुछ ऐसी बातें करते हैं जो उनको आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक बनाती हैं। तो ये वाला प्रश्न भी आप सॉल्व कर लें, और साथ में उनको धर्मनिरपेक्ष और राजनीति को नैतिकता से अलग करने का जो आरोप उन पर लगता है, तो इस बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने राजनीति को अनैतिक नहीं बनाया, नैतिकता विहीन नहीं बनाया, वो तो पहले ही भ्रष्ट हो गई थी, और उसका उन्होंने पर्दाफाश किया। इस तरीके की बातें उनके चिंतन में मिलती हैं, और आप उनको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने राजा को जो निर्देश दिए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि राजा को शेर की तरह शक्तिशाली और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। तो इसके बारे में उनका कहना है कि जो सामने वाले लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं, इसलिए हम राजा को अच्छा होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में यदि हम बात करें तो राजा को उसका जो व्यक्तिगत जीवन है वो अच्छा होना चाहिए, लेकिन जब वो सार्वजनिक रूप से राज्य हित में कार्य कर रहा है तो वहाँ उसको राज्य के हित में ध्यान रखते हुए, और वहाँ पे वो कुछ अनैतिक कार्य या जिसको हम कहें वो उसको करने की स्वतंत्रता मैकियावली ने राजा को दी है। तो ये कई सारे टॉपिक्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, और इसको बहुत ही रोचक हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम है, अरस्तु का अगर आप देखें तो, क्योंकि अरस्तु के बारे में भी कई वीडियोस मैंने आपके बना रखे हैं। दास प्रथा वेरी इंपॉर्टेंट है अरस्तु की, है तो बहुत सिंपल, लेकिन आप बहुत आसान प्रश्न भी यदि करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। हॉब्स लॉ क्रूसो की बात मैं कर ही चुकी हूँ, फिर भी यदि आपकी कोई समस्या है, बेंथम और मिल का मैंने बताया हुआ है, मिल पर पूरा एक वीडियो बनाकर मैंने आपको जो कि ज्ञान जो एक चैनल है हमारा राजनीति विज्ञान का, उसके अंदर जो प्रसारित हुआ उसके अंतर्गत वो वीडियो मैंने आपका बना के चैनल पे डाला हुआ है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं।
और सुन सकते हैं। बाकी इस पेपर को हम यहीं बाइंड अप कर रहे हैं। आपको प्रश्नों के उत्तर अच्छे से लिखने हैं। इस बारे में मैं आपको जो सेकंड पेपर है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, वो हम कल से शुरू कर रहे हैं। उसके कुछ वीडियोस में, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतने कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए और आप उस प्रश्न पत्र को हल कर सकें, वो हम कल से शुरू करेंगे। और आज तक के इस पेपर में यदि आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और आप सभी को एग्ज़ाम्स के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।